कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड को कैसे पढ़ें कि इसका हर एक सेक्शन, इसका हर एक ऑर्डर और ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले हर एक रूल्स याद हो जाए। तो दोस्तों, लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे और समझते हैं। तो आज का जो लेक्चर है कि आखिर सिविल प्रोसीजर कोड, क्योंकि ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये बहुत ही लेंदी है एज कंपेरिजन टू दी अदर लॉ पेपर, ठीक है। तो इस सिविल प्रोसीजर कोड को ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसके थ्रू अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड को देखते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शंस है, जो ऑर्डर्स है, जो रूल्स है ऑर्डर्स के अंतर्गत वो याद हो जाए। तो इस बात पे आने से पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि जिस कोड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उसका अस्तित्व क्या है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, उसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो जब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं तो सबसे पहले यह समझते हैं कि 1859 के पहले तक कोई यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड था ही नहीं, ठीक है। क्लियर? आप एग्जांपल से समझ लीजिए कि उस वक्त जो प्रोविंसेस थी, उस वक्त जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, हर प्रोविंस के लिए, हर प्रेसिडेंसी टाउन के लिए अलग अलग सेपरेट सिविल प्रोसीजर कोड हुआ करता था। दैट मीन्स कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं था, ठीक है। तो इससे बहुत सारी समस्याएं होने लगती थी सिविल लिटिगेशन के केस में। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी हुआ करता था उस वक्त का, उस बंगाल प्रेसिडेंसी में ही सिर्फ अकेले 9 सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल होता था, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड इनेक्ट हुआ है वो कब हुआ? तो 1859 में 1 जुलाई 1859 में पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड इनेक्ट हुआ। लेकिन इस कोड का जो डिमेरिट था, इस कारण से ये आगे एक्सीड नहीं कर पाया, आगे एक्सटेंड नहीं हुआ। क्या वजह था, इसका डिमेरिट क्या था, ये समझिए। तो पहला डिमेरिट था कि ये जो सिविल प्रोसीजर कोड था 1859 का, ये सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई नहीं हुआ करता था। जिस सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था उस सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई नहीं हुआ होता था। क्लियर? नॉन रेगुलेशन प्रोविंसेस पे अप्लाई नहीं होता था ये सिविल प्रोसीजर कोड 1859 का। और ऐसे बहुत सारे डिमेरिट्स थे जिसके कारण ये आगे एक्सटेंड नहीं हो पाया। और फिर लेकिन बाद में क्या हुआ इस कोड के साथ दोस्तों, 1859 का, इसको बाद में पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया। दैट मीन्स कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सेवरल ईयर्स ये पूरे भारत में अप्लाई होने लगा, ठीक है। 1859 का कोड, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस कोड को रिप्लेस कर दिया सिविल प्रोसीजर कोड 1877, ठीक है। ये भी सटीक नहीं बैठा और इसमें भी बहुत सारा डिमेरिट्स निकला जिसके कारण ये भी रिप्लेस हुआ सिविल प्रोसीजर कोड 1882 के द्वारा। क्लियर? फिर बाद में इसको रिप्लेस किया गया। हम लोग ब्रीफ में समझ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, ठीक है, कि आखिर सिविल प्रोसीजर कोड कैसे अस्तित्व में आया है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि 1882 का कोड में भी सेवरल अमेंडमेंट्स हुआ, बहुत सारी डिमेरिट्स पाई गई जिसके कारण क्या हुआ, इस कोड को रिप्लेस कर दिया गया सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के द्वारा, 1908 के द्वारा, ठीक है, जो आज का कोड है सिविल प्रोसीजर। अब देखिए इसमें जो ट्रेमेंडस जो बदलाव आया वो आया था 1976 के संशोधन एक्ट से, अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, इस अमेंडमेंट को हम लोग, इस अमेंडमेंट एक्ट को कहते हैं मिनी सिविल प्रोसीजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड में जो अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जोड़े गए जो नहीं थे, जिसका होना आवश्यक था इस कोड में। तो ऐसे क्या क्या प्रावधान है जो जोड़े गए थे 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। तो सबसे पहला क्या था कि जो सेक्शन 9 है उसका जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो ऐड हुआ, ठीक है। अब सेक्शन 91 के तहत या 92 के तहत अगर सूट फाइल करना है तो अब क्या होता है, इस एक्ट के बाद, इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद एडवोकेट जनरल का आवश्यकता, कंसेंट का आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो कोर्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी के डिसीजंस पे भी अप्लाई हो जाता है अब। और तो और जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है उस एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का सेक्शन 11 वो अप्लीकेबल है इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन इस अमेंडमेंट के एक्ट के बाद भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और जो सिविल लिटिगेशन है और वो
फंसता चला गया, तो उस ड्रॉबैक को, उस लैकुना को भरने के लिए फिर अमेंडमेंट हुआ 1999 में और 2002 में अमेंडमेंट हुआ। ये जो दो अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों 1999 और 2002 में, ये एक कमेटी गठित हुआ, मालीमत कमेटी, जस्टिस मालीमत कमेटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन थे मालीमत। तो इस मालीमत कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही ये अमेंडमेंट एक्ट 1999 और 2002 हुआ था, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। क्लियर? तो ये था बेसिक जानकारी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन ब्रीफ सिविल प्रोसीजर कोड को लेके। क्लियर? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के इस लेक्चर का, कि आखिर सिविल प्रोसीजर कोड को कैसे पढ़ें कि इसका हर एक प्रावधान हमको याद रहे और कभी भूले ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके लिए हम लोग को देखना होता है कि सिविल प्रोसीजर कोड कहना क्या चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 का, जब इसको लोग देखते हैं तो ये दो भागों में बंट गया है। पहला भाग है जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ द कोड, ठीक है, और दूसरा है शेड्यूल, दैट मीन्स की फर्स्ट शेड्यूल। जब हम लोग बॉडी ऑफ द कोड में देखते हैं तो इसमें सिर्फ सेक्शंस दी गई हैं, ठीक है, और जब हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में देखते हैं तो इसमें है ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर है और ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले रूल्स है। ओरिजिनली जब इनेक्ट हुआ था सीपीसी जब इनेक्ट कब हुआ था 1908, तो उसका इनेक्टिंग डेट है 21 मार्च 1908, ठीक है, लेकिन ये लागू कब से हुआ है पूरे भारत में? तो एक देखिए, जब इसका हम लोग जब एक्सटेंशन का बात करेंगे तो पूरे भारत में अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के और स्टेट ऑफ नागालैंड को छोड़ के। क्लियर? तो ये लागू कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1909 से लागू हो गया। अब आते हैं मुद्दा पे, क्या है कि सिविल प्रोसीजर कोड को बांट दिया गया दो भाग में, पहला फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा बॉडी ऑफ द कोड। तो बॉडी ऑफ द कोड में क्या है, सिर्फ सेक्शंस का जिक्र किया गया है, और फर्स्ट शेड्यूल में किस बात का जिक्र किया गया? ऑर्डर्स और उसके अंतर्गत आने वाले रूल्स। तो जब सीपीसी इनेक्ट हुआ था तो उस वक्त सिविल प्रोसीजर कोड के बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस थी वो 158 था। क्लियर? लेकिन और जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल का तो ऑर्डर 51 था, लेकिन अभी ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितना है? तो 55 है। क्लियर? तो अब आते हैं बात पे कि चलिए देखते हैं, जब बॉडी ऑफ द, इस पॉइंट पे एकदम ध्यान देना है क्योंकि यहां से हमको ये समझ में आने वाला है कि सिविल प्रोसीजर कोड कैसे पढ़ना है। देखिए, जब हम लोग बॉडी ऑफ द कोड देखते हैं तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये इसके अंतर्गत आने वाले जो भी प्रावधान है, जो भी सेक्शंस है, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी प्रोविजंस हैं, ये जो है सब्सटैंटिव इन नेचर है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर इसमें संशोधन करना है, इसको हटाना है या इसमें बदलाव करना है, इसको अमेंड करना है, तो इसका प्रोसीजर लेंथी हो जाता है, क्योंकि ये जब भी अमेंड होगा तो बाय एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले ऑर्डर्स को, तो ऑर्डर्स को अमेंड करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो ज्यादा लेंथी नहीं होता, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। हाईकोर्ट इसको अमेंड कर सकती है बाय वे ऑफ रूल्स। क्लियर? और ये इसका जो नेचर है ये प्रोसीड्यूरल नेचर होता है। क्लियर? अब एग्जांपल से देख लीजिए कि जब हम लोग बात करते हैं बॉडी ऑफ द कोड को, तो जैसे कि समन है, तो इसमें एग्जांपल समझते हैं कि जो बॉडी ऑफ द कोड के अंतर्गत आने वाले जो सेक्शंस हैं ये सब्सटैंटिव इन नेचर कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समन का, बात उठाते हैं तो समन इश्यू होगा। क्लियर है? समन का क्या कंटेंट है, बस इतना बात समझा देता है हमको। समन क्या होता है इतना ही कहता है जब हम लोग बात करते हैं सेक्शंस में। ठीक है, चाहे वो समन डिफेंडेंट को इश्यू हो, ठीक है, कब इश्यू होगा, कितना दिन के भीतर इश्यू होगा, इतनी बातें सेक्शंस में जिक्र कर दी जाती है। लेकिन इश्यू कैसे होगा, ठीक है, अब समन इश्यू होगा तो किस मैनर में होगा, सर्व किसको होगा, तो सब प्रोसीजर, जो प्रोसीड्यूरल जो नेचर का जो बात आता है वो कोड में आता है, ऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले ऑर्डर्स के अंतर्गत ये सब बातें आती है कि समन इश्यू होगा तो कैसे होगा, किसको होगा। क्लियर? तो ये इस एग्जांपल से हम लोग समझ गए कि सब्सटैंटिव इन नेचर का क्या अर्थ हुआ, ठीक है, और प्रोसीड्यूरल नेचर का क्या अर्थ हुआ। ठीक है, अब देखिए, जब हम लोग, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कैसे पढ़ा जाए किसी को। जब हम लोग बॉडी ऑफ द कोड का बात करते हैं तो ये देखना है सबसे पहले, जरूरी होता है लॉ स्टूडेंट को कि अब यहां से हम कैसे पढ़ें। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पढ़ने को लेके, लर्न करने को लेके सेक्शंस, तो यहां देखिए सीपीसी को बनाया भी कुछ इस तरीके से ही गया है। ठीक है, लेकिन हम दिमाग जाता नहीं अक्सर। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो बॉडी ऑफ द कोड है वो बहुत सारे पार्ट में बट चुका है। ठीक है, जैसे
कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है वह है 11। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रिलिमिनरीज है, तो जो प्रिलिमिनरीज है उसमें टोटल सेक्शन है 1 से 8। तो 1 से 8 सेक्शन के अंतर्गत क्या है, तो यहाँ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसका सीपीसी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रिलिमिनरीज। ठीक है। और यहां पे है सेक्शन 1 से सेक्शन 8 तक। जैसे कि जो सब सेक्शन हम लोग 2 देखेंगे तो उसमें डेफिनेशन क्लाउज है जिसमें डिफाइन किया गया डिक्री, ऑर्डर्स, जजमेंट, जज। ठीक है। सेक्शन 1 के अंतर्गत एक्सटेंशन बताया गया कि ये जो कोड है सिविल प्रोसीजर कोड ये अप्लाई होगा तो कहां होगा। ठीक है। जब लोग देखेंगे सेक्शन 6 को तो उसमें पिक्यूलियर जुरिसडिक्शन के बारे में जिक्र किया गया है। तो पहला क्या करना है कि ये इस जो प्रिलिमिनरी पार्ट है इसमें को ये समझना है कि आगे जो भी वर्ड जो भी टर्म इस्तेमाल होगा और जिस टर्म को इस पार्ट में डिफाइन किया गया है इस प्रिलिमिनरी पार्ट में, उसको सिर्फ हमको ये समझना होता है इसमें कि जो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ये आपको एक बैकग्राउंड तैयार करता है सीपीसी का। कैसे कि इसमें एक जानकारी हमको मिलता है कि ये जो कोड है ये अप्लीकेबल है तो कहां कहां अप्लाई होगा। क्लियर। और जो टर्म्स इस्तेमाल हुआ है सीपीसी में, ठीक है, वो सीपीसी के अंतर्गत आने वाले टर्म्स का क्या डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के बारे में इस पार्ट प्रिलिमिनरी पार्ट में जिक्र किया गया है। ठीक है। तो पहला पार्ट में हमको इतना जानकारी मिलेगा और हमको देखना है इसके लिए सेक्शन 1 टू सेक्शन 8। क्लियर। तो इस पार्ट को हम लोग अच्छे से कवर करने के बाद हम लोग आएंगे तो पार्ट जब 1 को देखेंगे तो इसमें है टोटल जो सेक्शन है वो है 9 से 35A। ठीक है। तो इसमें बताया गया कि सूट इंस्टीट्यूट कहां होता है, प्लेस ऑफ सुइंग जो है सूट इंस्टीट्यूट किस कोर्ट में होगा, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस इसमें दी गई है। ठीक है। समन के बारे में है कि समन जो इश्यू होगा डिफेंडेंट को तो कैसे इश्यू होगा। ठीक है। सूट इंस्टीट्यूट होगा तो कैसे इंस्टीट्यूट होता है। तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत टोटल जो सेक्शंस हैं वो है 9 से 35A। क्लियर। तो हम इस पार्ट को फिर हम लोग एक पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में रहेंगे तो हमको इतना सेक्शन हमको देखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। जब हम पार्ट सेकेंड में आएंगे तो इसमें है 36 से 74 जिसमें बात किया गया एग्जीक्यूशन का कि जो ऑर्डर जो डिक्री एग्जीक्यूट होगा तो कैसे होगा, किस कोर्ट के द्वारा होगा। तो ये सब बातें दी गई हैं, एग्जीक्यूशन से संबंधित बातें दी गई है पार्ट 2 में और इसको गवर्न करता है सेक्शन 36 से 74। क्लियर। फिर हम लोग इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स का बात करते हैं दैट मींस पार्ट 3 का। तो पार्ट 3 के लिए हम लोग को देखना होता है 75 से 78 दैट मींस कमीशन से रिलेटेड प्रावधान। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहना चाह रहे हैं हम कि अगर आप जो भी लॉ स्टूडेंट है अगर वो पार्ट वाइज बांट के पढ़ता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि एक बार में सभी सेक्शंस को पढ़ के कंप्लीट कर लें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे करने से क्या होता है कि आप आगे वाला पार्ट जो पढ़ रहे होते हो, आगे का सेक्शन जो पढ़ रहे होते हैं और जैसे वो पढ़ के आगे बढ़ते हो तो पीछे हमेशा भूलने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो करना क्या है हमको कि एक पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, पहले 9 to 35 पूरा समझे। ठीक है। जब इसको हम लोग समझ गए तो इसको ब्रेक दिए, फिर हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे कि पार्ट 2 का जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है 36 to 74 ये कैसे है, क्या कहता है, इसको समझना है। जब इसको समझ लेंगे तो फिर एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे पार्ट फर्स्ट को। क्लियर। हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। क्लियर। जब हम लोग पार्ट 3 में आएंगे तो 75 to 78 दैट इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स जो है उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। कमीशन इश्यू होता है तो किसको इश्यू होगा, कौन इश्यू करेगा, ये सभी बातें हैं पार्ट 3 में। तो जब ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा तो फिर हम पार्ट सेकेंड को रिवाइज करेंगे और जब ये पार्ट रिवाइज हो जाएगा तो इसके साथ साथ तीनों पार्ट को रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे। क्लियर। तो इससे आसानी होगा सीपीसी के प्रावधान को याद करने का और ये हमेशा आपको याद ही रह जाएगा। क्लियर। अब आइए हम लोग पार्ट 4 को देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है और ये जो पेपर है लॉ पेपर सीपीसी ये एज कंपैरिजन टू अदर लॉ पेपर ये बहुत ही ब्रॉड है और लेंदी है। लेकिन जब हम लोग इसको रेगुलर कंटिन्यूटी में रखते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है और एक आसानी से समझ में भी आता है। जब हम लोग पार्ट 4 का बात करेंगे तो स्पेशल सूट से रिलेटेड प्रोविजंस है। ठीक है। कि गवर्नमेंट स्टेट या सेंट्रल उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट होना है तो कैसे इंस्टीट्यूट होगा। क्लियर। तो ये सभी बातें पार्ट 4 में है। ठीक है। फिर पार्ट 4 में हम लोग पूरा समय देंगे। उसके बाद पार्ट 5 में आएंगे कि जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट है कोर्ट के बाहर भी हो सकता है। 6 कहता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। कि
जो जजमेंट डेटर है, जो जजमेंट डेटर होता है, जजमेंट डेटर दैट मीन्स कि जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुआ होता है, उस व्यक्ति को हम लोग देखते हैं जजमेंट डेटर। और जजमेंट डेटर के अगेंस्ट कैसे जजमेंट डेटर को डिक्री पास होने से पहले कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उसके प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाएगा बिफोर डिक्री पास नहीं हुआ उसके पहले, दैट मीन्स सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग से संबंधित में प्रावधान है 54 से 55। ठीक है, क्लियर। जब पार्ट 7 में हम लोग आएंगे तो पार्ट 7 पे आने से पहले रुक जाएंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे इसका, इस पूरे होल पार्ट का। ठीक है, तो ये पूरे होल पार्ट का जब रिवीजन करेंगे तो हम लोगों का 95 सेक्शन तक कंप्लीट हो चुका हुआ रहेगा। फिर पार्ट 7 अपील है कि अपील होगा तो कैसे होगा, फर्स्ट अपील क्या होता है, सेकंड अपील क्या होता है, सेकंड अपील होगा तो किस कोर्ट में होगा। तो अपील से रिलेटेड प्रावधान पार्ट 4 में है और ये सेक्शन 96 से 100 दैट मीन 112 में क्लियर तक है। क्लियर। फिर हम लोग 8 में आएंगे तो रेफरेंस रिव्यू रिवीजन का प्रोविजंस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है बताने का कि अगर हम लोग पार्ट वाइज पढ़ लेते हैं तो हर एक पार्ट को अगर ज्यादा समय देते हैं, एक एक करके समय देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा आगे का भी प्रोविजन कवर अप होते जाएगा और साथ में हम पीछे का भी रिवीजन करते जाएंगे और हमको बर्डन भी नहीं लगेगा क्योंकि हमको सिर्फ एक पार्ट एक समय में देखना होगा। क्लियर। तो इस तरीके से टोटल कितना सेक्शन टोटल कितना पार्ट देखना होगा, टोटल 11 पार्ट देखना होगा और 11 पार्ट हम लोग अच्छे से देख लेंगे तो इसमें हम लोगों का जो सेक्शन है 158 तक कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट 7 इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट 8 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं तो पार्ट 3 पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 6 है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो पार्ट 11 है मिसलेनियस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पार्ट के सेक्शन से क्वेश्चंस होते ही हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन में। क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको फोकस ज्यादा करना है। अब आइए, ये तो हो गया सब्सटैंटिव प्रोविजंस को लेके। ठीक है, दैट इज बॉडी ऑफ द कोड को लेके। जब हम लोग फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर को देखेंगे तो ऑर्डर को कैसे पढ़े, तो देखिए ऑर्डर को जब पढ़ेंगे तो देखिए साफ तौर पे आपको यह समझना है कि एक कहानी बनाइए कि अगर मान लीजिए कि दो पार्टी है, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। दैट मीन्स डिस्प्यूट का मतलब है कि ए ने बी के राइट को क्या किया, वायलेट किया। ठीक है, तो अब कैसे होगा, तो दो पार्ट, अब यहां ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर को समझना क्योंकि ऑर्डर ही बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो आप एग्जांपल हम लोग से समझते हैं, इस कहानी को अच्छे से समझिएगा जिससे आपको पूरा ऑर्डर कवर अप हो जाएगा और एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसके तहत आप इसको सेट करके आप हर प्रावधान हर ऑर्डर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मानिए कि दो व्यक्ति है ए और बी। क्लियर। अब मानिए कि ए का राइट का वायलेशन होता है बी के द्वारा, तो अब जो यहां पे ए का जो राइट का वायलेशन हुआ है वो उस राइट को के संबंध में कॉम्पनसेशन चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, तो सूट इंस्टीट्यूट करेगा। क्लियर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सिविल मैटर में या किसी भी मैटर में, हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड से, तो सिविल मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात क्या है कि दो पार्टीज का होना जरूरी है, दैट इज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, एक से अधिक प्लेंटिफ भी हो सकता है, एक से अधिक डिफेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला जो ऑर्डर है वो है पार्टीज को लेके। ठीक है, कि कौन होगा प्लेंटिफ, ठीक है, कौन होगा डिफेंडेंट, कि एक सूट में एक से अधिक प्लेंटिफ हो सकता है, कि एक सूट में एक से अधिक डिफेंडेंट हो सकता है। दैट मीन्स कि पार्टीज को लेके जो प्रोविजंस है वो ऑर्डर 1 में है। क्लियर। अब देखिए ऑर्डर 2 में क्या होता है कि मानिए पार्टी समझ में आ गया, पार्टीज को लेके जो प्रावधान है। अब यहां पे क्या कि अब इसको जो ए का जो राइट वायलेट हुआ है उसको कॉम्पनसेशन चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, सूट इंस्टीट्यूट करेगा। तो सूट को क्या, सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा, सबसे पहले तो सूट फ्रेम होगा, सूट फ्रेम होगा तो ही ना इंस्टीट्यूट होगा, तो सूट फ्रेम होगा। तो सूट फ्रेम होने के संबंध में जो प्रोविजंस है वो है ऑर्डर 2 में। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चलिए ये बात समझ में आ गया, सूट फ्रेम हो गया, सूट फ्रेम को लेके प्रोविजन ऑर्डर 2 में है। क्लियर है। थर्ड जब ऑर्डर देखते हैं तो होता है कि जो केस लड़ा जाएगा तो इसके संबंध में इसके बिहाफ पे प्लीडर होगा, तो प्लीडर का अपॉइंटमेंट, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का अपॉइंटमेंट के संबंध में जो प्रावधान है वो है ऑर्डर 3 में। ठीक है, अब देखिए पार्टीज है, पार्टीज सूट फ्रेम हो गया। अब पार्टी जो लड़ेगा तो प्लीडर के थ्रू लड़ेगा, तो उसके संबंध में ऑर्डर 3 है। अब पार्टी जो बिफोर कोर्ट जाएगी
एक दूसरे के प्रति वाद विवाद को लेके, तो सबसे पहले क्या होगा, सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए कोर्ट में। तो सूट इंस्टीट्यूट होगा तो कैसे होगा, तो इसके लिए ऑर्डर 4 है। क्लियर। अब सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो ए ने जो सूट इंस्टीट्यूट किया है इस बात की जानकारी होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, दैट मीन्स बी। तो बी को कैसे इस बात की जानकारी होगी, तो इसके लिए उसको समन्स इशू होगा। तो समन इशू होगा तो कैसे इशू होगा, किस मैनर में इशू होगा। क्लियर। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं सब्सटेंटिव प्रोविजन में तो समन इशू डिफेंडेंट को होता है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, लेकिन कैसे होगा, किस मैनर में होगा, कब होगा, ये सभी प्रोसीड्यूरल इन नेचर जो भी बातें हैं वो ऑर्डर्स में इसका जिक्र किया गया था फर्स्ट शेड्यूल के ऑर्डर्स में। ठीक है। तो समन इशू होगा, तो समन से रिलेटेड प्रोविजन हम लोग देखेंगे पार्ट ऑर्डर 5 में। देखिए एकदम सीरियल वाइज हो रहा है, पहले पार्टीज, तो सूट फ्रेम हुआ, उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, उसका सूट इंस्टीट्यूट कैसे होना है, समन इशू होगा। अब देखिए ये जो सूट फ्रेम होगा तो फ्रेम करेगा तो कैसे फ्रेम करेगा इसका, तो इसके लिए उसको प्लीडिंग तैयार करना होगा, दैट मींस प्लेंटिफ को प्लीडिंग, या एक जिसका राइट वॉलेट होगा वो प्लेंटिफ है तो वो अपना प्लीडिंग तैयार करेगा। तो प्लीडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 6 में है। क्लियर। अब देखिए प्लीडिंग के अंतर्गत प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों आता है। तो प्लेंट क्या होता है, जो प्लेंटिफ के द्वारा जो पिटीशन फाइल होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लेंट, और डिफेंडेंट के द्वारा जो पिटीशन फाइल होता है उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग से रिलेटेड जो प्रावधान है वो है ऑर्डर 6 में, और इसके अंतर्गत जो जनरल प्रोविजन है प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को लेके ये बातें ऑर्डर 6 में है। फिर 7 हम लोग देखेंगे तो स्पेसिफिक प्लेंट को लेके प्रोविजन है। 8 को देखेंगे ऑर्डर 8 को, तो उसमें जो रूल्स है वो जिक्र करता है रिटर्न स्टेटमेंट को लेके। ठीक है। अब 9 क्या कहता है कि अब मानिए कि ए का भी पिटीशन फाइल हो गया दैट प्लेंट, और बी ने भी अपना जवाब दे दिया बाय वे ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। अब क्या होगा, बिफोर कोर्ट दोनों की तरफ से प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो चुका है। तो अब दोनों पार्टी का अपीयरेंस होगा ऑर्डर 9 के तहत। अपीयरेंस कैसे होगा, ठीक है, ये प्रावधान, ये रूल्स ऑर्डर 9 में है, ऑर्डर 9 के अंतर्गत आने वाले रूल्स में है। 10 में क्या होता है कि कोर्ट एसर्टेन करेगी कि क्या विवाद है दो पार्टीज को लेके। क्लियर, समझ में आ रहा है, दो पार्टीज को लेके क्या विवाद है ये बात को कोर्ट तय करेगी। तो ये होगा ऑर्डर 10 के तहत। फिर और हम लोग ऑर्डर आगे बढ़ेंगे तो 11 आएगा। 11 में क्या होगा, तो कोर्ट इंस्पेक्शन करती है, डिस्कवरी करती है। क्लियर। फिर हम लोग 12 में जाते हैं ऑर्डर, तो उसमें एडमिशन का बात किया गया है। फिर 13 है प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग और रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर सीरियल वाइज पढ़ते हैं ऑर्डर को और एक ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर से लिंक करके देखते हैं तो आपको हमेशा यह लगेगा कि एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर लिंक करके पढ़ा जाएगा इस सीपीसी को और सीपीसी के ऑर्डर को, दैट मीन्स तो ये आसान हो जाएगा सीपीसी समझना, क्योंकि ये एक कहानी है और इसको एक प्रैक्टिकल वे में पढ़, सीपीसी को जब भी पढ़ना, दैट मीन्स कि किसी भी प्रोसीजर कोड को पढ़ना है, चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, तो माइंड जो है उसको प्रैक्टिकली डेवलप कर रहा है कि प्रैक्टिकल व्यू से पढ़ रहा है। ठीक है। कोर्ट में कैसे विवाद हो रहा है ये देखना है। ठीक है। तो प्रैक्टिकल व्यू से अगर पढ़ेंगे और एक ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर से कनेक्ट करके चलते चले जाएंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा हमको सीपीसी का ऑर्डर्स और उसके अंतर्गत आने वाले रूल्स। क्लियर। तो अब हम लोग आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि देखिए टोटल इसमें 51 ओरिजिनली 51 सेक्शन थे लेकिन अभी 55 है। क्लियर। तो हर एक ऑर्डर एक दूसरे ऑर्डर से कनेक्ट है, बस हमको ये समझना है कि कनेक्ट कैसे है। क्लियर। तो अब हम लोग इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम लोगों ने देखा कि आज इस लेक्चर का टॉपिक क्या था कि कैसे हम लोग सीपीसी को पढ़े कि सीपीसी का जो सेक्शन है, जो ऑर्डर है वो याद हो। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसके बाद हम लोग बात किए कि सीपीसी 2 भागों में बट गया, बॉडी एंड फर्स्ट शेड्यूल, और बॉडी के अंतर्गत आने वाले सेक्शंस हैं जो पार्ट वाइज बटे हुए हैं, जिसको हम लोग पार्ट वाइज देखते हैं तो ये आराम से हमें याद हो सकते हैं। दूसरा कि जब हम लोग शेड्यूल को देखते हैं तो ये ऑर्डर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके पढ़ते हैं तो ये हर ऑर्डर का जो रूल्स है याद हो जाएगा आराम से। क्लियर। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।